तो हम आज नियोजन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन जिसे प्रबंध का पहला कार्य कहा जाता है। प्रबंध का पहला कार्य यानी कि नियोजन से ही प्रबंध शुरू होता है। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? नियोजन करने से। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है योजनाएं बनाना। अगर सरल सरल शब्दों में मैं इसको परिभाषित करूं तो नियोजन का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि योजनाएं बनाना है। योजनाएं किसके बारे में? योजनाएं कुछ प्रश्नों के बारे में, जैसे क्या किया जाना है यानी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके द्वारा किया जाना है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी का पूर्व निर्धारण होता है। इन सभी का पूर्व निर्धारण, पहले से इनका निर्धारण करना। निर्धारण करना मतलब तय करना, ये निश्चित करना कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। नियोजन का मीनिंग मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। नियोजन की परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल रहती है। नियोजन का मतलब, नियोजन का अभिप्राय, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही होता है। इसकी और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे नियोजन क्या है? नियोजन भविष्य में की जाने वाली कार्य वाहियों का पूर्व निर्धारण है। यानी कि भविष्य में जो भी क्रियाएं की जानी है उसका पूर्व निर्धारण क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। आपको जो भी डेफिनेशन सूटेबल लगे आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हमने इसके बाद नियोजन की विशेषताएं पढ़ी थी। नियोजन की 7 विशेषताएं हैं मेरे ख्याल से। एक बार देखते हैं कौन कौन सी हैं। नियोजन उद्देश्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। नियोजन का ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। यानी कि नियोजन जब भी किया जाएगा, यानी कि योजनाएं जब भी बनाई जाएंगी तो वो ये सोचकर बनाई जाएंगी कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य नहीं है तो वहाँ योजनाएं बनाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि नियोजन की जरूरत नहीं है। तो नियोजन का ध्यान कहाँ होता है? उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। दूसरा देखते हैं। यह प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्रबंध का सर्वोपरि कार्य, अगर इसको प्रबंध का सर्वोपरि कार्य बोला जा रहा है तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह प्रबंध का सबसे पहला कार्य है। प्रबंध की शुरुआत नियोजन से होती है। तीसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? नियोजन जो है यह सर्वव्यापक है। कह सकते हैं हम कि नियोजन की आवश्यकता भी प्रत्येक प्रकार की क्रियाओं के लिए होती है, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक। ऐसे ही नियोजन को सोचने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। सोचने वाली प्रक्रिया, सोचने वाली प्रक्रिया क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें सोचा ही तो जाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ठीक है। अगर सोचने वाली प्रक्रिया बोला जाएगा इसे तो इसे हम कह सकते हैं नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास, ऐसा ही बोला जा सकता है, मानसिक अभ्यास। मानसिक अभ्यास क्यों? क्योंकि सोचने वाली प्रक्रिया है और इसमें क्या सोचा जाता है? निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचा जाता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन को भविष्यवादी बोला जाता है क्योंकि नियोजन में भविष्य की ही तो, भविष्य के बारे में ही तो बताया जाता है। भविष्य में क्या किया जाएगा, भविष्य से ही समझ आ रहा है आपको। नियोजन में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो भविष्य के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इसे भविष्यवादी कह देंगे। ऐसे ही नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है।
आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन सभी विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प होता है, उसको चुनते हैं। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनते हैं। जब हम कोई चीज़ चुनते हैं तो चुनने को कहा जाता है निर्णय लेना, यानी कि निर्णय कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है नियोजन के दौरान, इसलिए हम कहेंगे नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। मैं इसको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। जब हम सोचते हैं कि विक्रय बढ़ाना है, तो एक उद्देश्य आया दिमाग में, विक्रय की वृद्धि करनी है। तो विक्रय वृद्धि करने के लिए अनेक अनेक योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, अनेक विकल्प आपके दिमाग में आएंगी कि चलो विज्ञापन कर देते हैं, चलो बाय वन गेट वन की स्कीम निकाल देते हैं, एक के साथ एक फ्री, या फिर एक काम करते हैं कि 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। अब इन सारे विकल्पों में से आप किसको चुनेंगे? सर्वश्रेष्ठ को चुनेंगे, यानी कि जिससे आपका उतना विक्रय बढ़ जाए जितना आप बढ़ाना चाहते हैं। बात क्लियर है? इसके अलावा सेवंथ और लास्ट जो इसकी विशेषता है, वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है या निरंतर कार्य है। इसको अगर एक नंबर में पूछा जाए आपसे, 1 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप सीधे इसका जवाब लिखते हैं, नियोजन ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक बार में कर लिया जाए। यानी कि एक हमेशा के लिए एक बार में नहीं किया जा सकता इसे। हमेशा के लिए एक बार में नियोजन को नहीं किया जा सकता। आप ही सीधे एक लाइन लिख देंगे। दूसरा, अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है, अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आप ऐसे करेंगे, अगर ये 3 मार्क्स में आ गया तो आप सिर्फ एक लाइन तो लिख नहीं सकते, तो आप 3 लाइन लिखनी पड़ती है, या कहीं 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये मुझे बताएगा हर्ष। हर्ष बताएं ज़रा, आपको याद होंगे पॉइंट्स, मेरे ख्याल से बार बार पूछे हैं मैंने। हर्ष शर्मा। योजनाओं के समाप्त होने के बाद दोबारा बनानी पड़ती है। ठीक है, यानी कि योजनाएं निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं। इसमें गलतियां भी हो सकती है योजनाओं में गलतियां हो सकती हैं। और भाई वो व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, योजनाओं में गलती होगी तो योजनाएं दोबारा बनानी पड़ेंगी। योजनाओं में गलती, और ऐसे ही आपने कहा व्यावसायिक वातावरण क्या है, बदलता रहता है। हाँ। और व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के कारण योजनाओं को दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से कहा जाता है नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि इन्हीं 3 कारणों की वजह से योजनाओं को बार बार बनाना पड़ता है। बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद हमने योजनाओं के महत्व पढ़े थे, नियोजन के महत्व, सॉरी। तो जरा देखें एक बार, किसी को कोई डाउट है अगर किसी भी विशेषता में तो पूछ सकता है, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। तो नियोजन के 6 महत्व पढ़े थे हमने, कौन कौन से? नियोजन दिशा प्रदान करता है। दिशा प्रदान करने का मतलब क्या है? कि वो बता देता है नियोजन में एक कार्य को कैसे किया जाना है। ये बात आप जानते हैं, नियोजन में पहले ही बता दिया जाता है एक कार्य को कैसे किया जाएगा। तो जो कर्मचारी होते हैं उनको एक दिशा मिल जाती है कि उनके प्रयास किस तरीके से किए जाएंगे, उनके द्वारा उन प्रयास किस तरीके से किए जाएंगे, तो दिशा मिल जाती है उन्हें। ठीक है, एक व्यक्ति को पहले क्या उसका उत्पादन का कार्य है, और उत्पादन कार्य करने के लिए उसे कौन कौन सी और क्रियाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, कच्चा माल का जो वो जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, वो क्रय विभाग के पास जा सकता है, वहाँ से कच्चा माल ला सकता है। कच्चा माल लाने के बाद वो मशीनों का प्रयोग कर सकता है, किस मशीन का प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें पहले ही बता दी जाती है। दिशा प्रदान करता है नियोजन। दूसरी बात, यह अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। नियोजन क्या करता है? अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है।
अनिश्चितताओं का मतलब क्या है? जो चीज़ निश्चित नहीं है उसे अनिश्चित बोल दिया जाता है। जब कार्य या क्रियाएं कहें या भविष्य कहें अनिश्चित होता है तो यह जोखिम का निर्माण करता है। लेकिन नियोजन में क्या करा जाता है? नियोजन में जो भी अनिश्चितताएं हो सकती हैं उनका अनुमान लगाया जाता है, उनके बारे में पूर्व अनुमान लगाया जाता है, पहले से ही अंदाजा लगाया जाता है कि क्या क्या भविष्य में मतलब कि सिचुएशंस हो सकती हैं, स्थितियाँ हो सकती हैं, और उन स्थितियों के अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? अनिश्चितताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक व्यवसाय ने सोचा कि व्यवसाय जो है वो गेहूं का जो क्रय है वो सीधे किसानों से करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है सरकार कोई नियम बना दे कि किसानों से सीधे क्रय नहीं किया जा सकता गेहूं का। अब क्या होगा? उसके लिए दूसरी योजना तैयार है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सरकार से भी क्रय कर लेगा, और कहाँ से करेगा, किस जगह से करेगा, कैसे करा जाएगा, सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाएंगी पहले। तो क्या हुआ? जो अनिश्चितता के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकता था वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। आगे देखते हैं। यह आवश्यक क्रियाओं के छूटने, यानी कि जो क्रियाएं जरूरी हैं, आवश्यक क्रियाएं, छूटने। छूटने का मतलब समझ आ गया आपको? वो क्रियाएं हो ना पाए। तथा अनावश्यक क्रियाओं के होने। अनावश्यक क्रियाएं यानी कि जिनकी आवश्यकता है ही नहीं, वह क्रियाएं के होने को कम करता है। नियोजन द्वारा पहले ही बता दिया जाता है क्या क्या क्रियाएं होंगी और कैसे की जाएंगी, जिससे क्या होगा? ना तो क्रिया आवश्यक क्रिया होने से छूटेगी और ना ही अनावश्यक क्रियाएं होंगी। ये अनावश्यक सही तरीके से लिख लेना, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है? अनावश्यक। बात क्लियर हो गई सभी को? आवश्यक क्रियाएं ना तो होने से छूटेंगी और ना अनावश्यक क्रियाएं होंगी। क्यों? क्योंकि नियोजन में बता दिया गया है क्या क्या क्रियाएं की जाएंगी और उन्हें कौन करेगा। क्या और कौन दोनों क्लियर है, यानी कि करने वाला व्यक्ति भूलेगा ही नहीं कौन सी क्रियाएं उसे करनी है, तो आवश्यक क्रियाएं होने से छूटेंगी भी नहीं। और वही व्यक्ति करेगा जिसको क्रियाएं बताई गई हैं, जिससे क्या होगा? एक क्रिया दो बार नहीं होगी, यानी कि अनावश्यक क्रियाएं नहीं होंगी। अगला देखते हैं। नियोजन जो है वो निर्णय में सहायक है। आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे। नियोजन निर्णय में सहायक है। देखें, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो ये पहले ही सोच लेते हैं कि हम जो योजना बना रहे हैं उसमें किस विकल्प को चुनेंगे। जैसे आप देखें, आपने योजना बनाई कि शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के लिए यानी कि पैंट खरीद कर लानी है, आज जींस की पैंट खरीद कर लेकर आनी है। आप ये पहले ही सोच कर चलते होंगे मेरे ख्याल से कि हम जींस जो खरीदेंगे वो 500 से 1000 की रेंज में खरीदेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा हुई तब भी नहीं खरीदेंगे, 500 से कम हुई तब भी नहीं खरीदेंगे। यानी कि आपने क्या करा? आप जब चुनाव कर रहे होंगे, निर्णय ले रहे होंगे कौन सी जींस को खरीदा जाए, तो वहाँ आपको एक सहायता मिल जाएगी कि आपने पहले ही सोच रखा है कि निर्णय जो लिया जाएगा वो इस आधार पर लिया जाएगा। तो नियोजन में क्या होता है? निर्णय में सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि नियोजन के अंदर निर्णय लेने के आधार निर्धारित करे जाते हैं। निर्णय लेने के आधार पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं, पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। इसलिए क्या करता है? नियोजन निर्णय में सहायता करता है इस प्रकार। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। नियोजन नियंत्रण में सहायक है। नियोजन जो है वो नियंत्रण में सहायक है। अब नियंत्रण में कैसी सहायता? देख लेते हैं ये भी। देखो, नियंत्रण हम क्या करते हैं? जो हमने सोचा, जो हम चाहते थे, जैसे हम चाहते थे 10 रुपए की लागत पर कोई वस्तु बने, ये बात सोची गई, ठीक है? और जो हो रहा है क्या? 11 रुपए की लागत आ रही है, यानी कि 10 रुपए की लागत सोची थी और 11 रुपए की लागत आ रही है। तो क्या करा जाता है?
तो इससे पता लगता है जो सोचा था, यानी कि जो इच्छित कार्य निष्पादन था, इसे कहते हैं, जो सोचा ना हमने उसे हम कहते हैं इच्छित कार्य निष्पादन। इच्छित कार्य निष्पादन। और जो हो रहा है उसे कहते हैं वास्तविक कार्य निष्पादन। नियंत्रण का काम होता है जो वास्तविक कार्य निष्पादन है उसको इच्छित की तरफ लेकर जाना। उसको कहाँ लेकर जाना? उसको इच्छित के इक्वल बनाना, इच्छित के बराबर बनाना। यानी कि जो 11 रुपए की लागत आ रही है, वास्तविक जो कार्य निष्पादन है उसको किसके करीब लाना? इच्छित के करीब लाना, यानी कि लागत को कम करना। आप सोच कर देखें, अगर ये है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि हमने ये सोचा ही नहीं कि 10 रुपये लागत आनी चाहिए, और हमने देखा लागत कितनी आई है? 11 रुपये आई है। अब क्या हम ये डिसीजन ले पाएंगे, यह निर्णय ले पाएंगे कि नियंत्रण प्रक्रिया लागू करनी है या नहीं करनी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि नियंत्रण करना है तो किस चीज़ पर करना है। लेकिन अगर हमने निर्धारित कर दिया कि 10 रुपये लागत आनी चाहिए थी, 11 आ रही है, तो हमें क्या करना है? हमें कारण पता लगाने, किस वजह से 11 रुपये लागत आ रही है, उन कारणों को दूर करना है, यानी कि सुधारात्मक कार्रवाई करनी, सुधार करना है उनमें। और इससे क्या होगा? नियंत्रण प्रक्रिया हमारी हो पाएगी। तो नियोजन क्या करता है? नियोजन नियंत्रण करने के लिए प्रमाप निर्धारित करता है। ये प्रमाप निर्धारित है जिसके आधार पर नियंत्रण प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। नियोजन का मतलब सिर्फ यही होता है, सुधारात्मक कार्यवाही करना। और इसका आधार क्या रहता है? इसका आधार रहता है प्रमाप। प्रमाप के अनुसार अगर कार्य हो रहा है तो सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर प्रमाप के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है। नियोजन जो है वो नए विकास, नए विचार के खोज में सहायक है। बार बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? एक और बार बता दीजिए, 5 नियोजन नियंत्रण के साथ। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, ये थोड़ा नियंत्रण से रिलेटेड है इसलिए जल्दी समझ नहीं आता। देखो, नियंत्रण जो है वो प्रमापों के आधार पे किया जाता है। नियंत्रण का मतलब क्या बताया मैंने? सुधारात्मक कार्रवाई करना। सुधारात्मक कार्रवाई का मतलब क्या है? अगर हमने सोचा 10 रुपये लागत आनी चाहिए थी, 11 रुपये लागत आ रही है, यानी कि इच्छित कार्य निष्पादन को हमने 10 रुपये सोचा था, लेकिन वास्तविक कार्य निष्पादन 11 रुपये हो रहा है। तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा? जिसकी वजह से लागत ज़्यादा आई होगी। ठीक है, तो लागत ज़्यादा आने के कारण मैं एक कारण आपको बताता हूँ। एक कारण हो गया कि जो कच्चा माल है उसकी वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, उसका अपव्यय ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करा जाएगा नियंत्रण प्रक्रिया में? उस कच्चे माल के अपव्यय को रोक दिया जाएगा, यानी कि क्या करा नियंत्रण द्वारा? सुधारात्मक कार्रवाई की गई। तो सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा कच्चे माल की बर्बादी को रोका गया। अब लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि 10 रुपये लागत आनी चाहिए थी, हमें सीधे पता लगा 11 रुपये लागत आई है, अब हम नियंत्रण किस चीज़ पर करेंगे? अब हम सुधारात्मक कार्रवाई किस चीज़ के लिए करेंगे? नहीं कर सकते हम सुधारात्मक कार्रवाई। तो नियोजन क्या करता है? नियंत्रण करने के लिए प्रमाप निर्धारित करता है। नियंत्रण प्रमापों के आधार पर नियंत्रण कार्यवाही की जाती है, और इस प्रकार नियोजन नियंत्रण में आएगा। मेरे ख्याल से अब बात लगभग क्लियर हो गई होगी। नए विचार की खोज में सहायक। नए विचार की खोज में सहायक। नया विचार का मतलब समझ आ गया आपको? कार्य करने का कोई नया तरीका। इसकी खोज में नियोजन सहायक है। कैसे सहायक है ये भी समझ लेते हैं। नियोजन प्रक्रिया जो है वो सोचने वाली प्रक्रिया है। तो जब एक समस्या सामने आती है और उस समस्या के बारे में सोचा जाता है, तो सोचते सोचते कभी कभी क्या बहुत सारे विकल्प दिमाग में आते हैं, तो कभी कभी नया विकल्प भी आ जाता है। तो जो नया विकल्प दिमाग में सोचने की वजह से आया, तो क्यों आया ये आया नियोजन करने की वजह से। नियोजन सोचने वाली प्रक्रिया है, और सोचने के दौरान कभी कभी नए विचार मिल जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है नियोजन नए विचार की खोज में सहायक है। एक ही कारण है कि उससे नियोजन से नया विचार मिल जाता है, वो क्या है? सोचने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक कार्य को करने के लिए अनेक विकल्प सोचे जाते हैं, और कभी कभी उन विकल्पों में कोई नया विकल्प हमें मिल जाता है, और उस नए विकल्प को हम विचार बोल रहे हैं। तो ये इसका कारण है, सोचने वाली प्रक्रिया तब नए विचार में सहायक है। आगे देखते हैं।
सभी को मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ चुके हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, बाकी बुक में सब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने नियोजन की सीमाएं पढ़ी थी, और एक बात का आप याद रखेंगे, एक बात का मतलब ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करे, क्योंकि अगर आप स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो सभी के पास जाएगी, फिर डिस्टर्बेंस होगी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। देखिए, नियोजन की सीमाएं, यानी कि नियोजन के अगर महत्व हैं, इसकी विशेषताएं हैं, तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, ये सीमाएं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ क्योंकि अभी साफ नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी सीमाएं भी लगभग 6 ही बनी थी हमने। देखिए, तो पहली सीमा क्या होती है? नियोजन रिजिडिटी पैदा करता है, यानी कि आलोचकता पैदा करता है। आकाश, आलोचकता का मतलब क्या होता है? भैया इसमें छोटे मोटे जो परिवर्तन होते हैं वो खुद ही कर लिए जाते हैं हल। सिर्फ आलोचकता का, आपको सिर्फ आलोचकता का मतलब बताना था। पता नहीं भाई। अच्छा, ज्योति, आलोचकता का मतलब क्या होता है? ज्योति, क्या ज्योति यहाँ पर है? हाँ है। परिवर्तन, परिवर्तन, छोटे परिवर्तन, मोटे परिवर्तन। छोटे मोटे परिवर्तन होता है आलोचकता का मतलब। आलोचकता का मतलब होता है परिवर्तन ना हो पाना, यानी कि लोच की कमी होना। ठीक है, अगर किसी चीज़ में लोच नहीं है, यानी कि परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है या योग्यता नहीं है, उसे हम कहेंगे आलोच है, तो उसमें आलोचकता है। बात क्लियर है? तो नियोजन, जो नियोजन है वो आलोचकता पैदा करता है। नियोजन खुद आलोचशील नहीं है, बल्कि ये आलोचकता पैदा करता है। किस चीज़ में आलोचकता पैदा करता है? ये आलोचकता पैदा करता है परिवर्तन में, नए प्लान बनाने में या नई योजनाएं बनाने में। एक बार जो योजना बन गई, अब क्या है, उसमें छोटे मोटे परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते। अब ये बात बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती ज़्यादातर, ठीक है, तो मैं एक बार डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। मतलब क्या है? पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे, जो हम व्यावसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बड़े व्यवसाय की बात करते हैं, हम छोटे मोटे व्यवसाय की बात नहीं करते, और ना उनकी बात कर रहे हैं हम कि मैं तो अपने प्लान कभी भी चेंज कर देता हूँ, तो उसमें आलोचकता कैसे हो सकती है? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, बड़े व्यवसाय की। जैसे एक व्यवसाय ने निर्धारित करा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक घटना का आयोजन करना है, एक फंक्शन आयोजित करना है, ऐसा बोल सकते हैं, कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में हम कंपटीशन रखेंगे, बहुत छोटे छोटे कंपटीशन रखेंगे, और जो जीतेगा उसे कंपनी के प्रोडक्ट देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लोग कंपनी के उत्पाद खरीदने लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कंपनी चाहती है कि नहीं, इसे कैंसिल कर देते हैं प्लान को। कंपनी ने सारा प्लान बना लिया, कैसे क्या होगा सारी चीज़ें सोच ली, और उसके बाद अब प्लान को कैंसिल कर दिया। आपको लगता है ये अच्छी बात है कि दूसरा प्लान बना रही है अब कंपनी से? ये बात गलत है। क्या गलत की बात गलत क्यों है? जिसने पूरी योजना बनाई, जिसने घटना आयोजित करने की योजना बनाई, अब वो योजना, अगर उस योजना का अगर पालन नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति के प्रयास एक तो व्यर्थ गए। दूसरी बात, उस व्यक्ति मतलब जो उस व्यक्ति पे खर्चा हुआ, उसको जो पैसा दिया गया होगा, उसने जो समय लगाया, वो सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो इसलिए नियोजन क्या कहता है, मतलब नियोजन की वजह से होता क्या है? नियोजन कर तो लो, लेकिन उसमें परिवर्तन करना जो है, बड़े परिवर्तन करना जो है वो हानिकारक रहता है, उससे नुकसान होता है। छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते हैं। अगर सोचा था ये 3 कंपटीशन करने, चलो एक को हटा देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा इवेंट ही बदल देते हैं। पहले कंपटीशन का सोच रहे थे, अब सिंगिंग रख देते हैं, मतलब सिंगिंग रख देते हैं, सिर्फ सबको दे देंगे। इस तरीके से जो हमारे बड़े परिवर्तन हैं वो संभव नहीं होते हैं। ठीक है, नियोजन की वजह से क्या होती है? आलोचकता पैदा होती है। बात क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में कार्य नहीं करता। परिवर्तनशील वातावरण में कार्य नहीं करता।
ये बात आप जानते हैं। परिवर्तनशील मतलब अगर वातावरण बदलता जा रहा है तो उसमें योजनाएं काम नहीं करेंगी। आपने सोचा, मतलब एक व्यवसाय ने सोचा, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर व्यवसाय सोचता है कि उसे सीधे गेहूँ किसानों से खरीदने, सरकार से नहीं खरीदने, या फिर किसी और मध्यस्थ की सहायता से नहीं खरीदे, सिर्फ वो किसानों से खरीदेगा, ये योजना बना ली गई। लेकिन सरकार की अगर नीति बन गई कि किसानों से सीधे कोई भी व्यवसाय गेहूं का क्रय नहीं कर सकता, अब क्या हो गया, वातावरण बदल गया। योजना काम करेगी? योजना काम नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में कार्य नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, नियोजन जो है महंगी प्रक्रिया है। ये तो कोई भी बता सकता है। मुस्कान, आप मुझे बताएं। नहीं, मुस्कान तो है ही नहीं आज। अमित, मुझे बताएं ये महंगी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है नियोजन को? आप यहीं पर हैं अमित, या पढ़ रहे हैं अभी? यस सर, यस सर। हाँ बताएं, इसको नियोजन को महंगी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जी इसे करने के लिए वो विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको वो ज्यादा समय लगा देते हैं इसके अंदर, जिससे वो महंगी प्रक्रिया बन जाती है ये। तो समय लगता है नियोजन पर, ये तो अधिक समय वाला हो गया। नियोजन पर अधिक समय लगता है। अगर आपके सामने अचानक से कोई स्थिति आ जाती है जब आपको निर्णय लेना पड़े, कि आपको सोचना पड़े करना क्या है, तब नियोजन काम नहीं करेगा। ठीक है। तब आपको क्या करना है, सिर्फ निर्णय ले सकते हैं, आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा, यानी कि अधिक समय लगता है नियोजन पे। अगर कोई समस्या, किसी समस्या में तुरंत निर्णय लेना पड़ जाए तो वहाँ पर नियोजन काम नहीं करेगा। महंगी प्रक्रिया का कारण क्या है? आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि क्या होता है इसमें विशेषज्ञ अपने प्रयास लगाते हैं और उन विशेषज्ञ को इसके लिए नियोजन करने की, योजनाएं बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उन पर खर्चा होता है, इसलिए इसे महंगी प्रक्रिया बोला जाता है। ऐसे देखते हैं, नियोजन जो है वो रचनात्मकता का गला घोट देता है, ऐसा भी एक कहा जाता है। रचनात्मकता का गला घोट देता है। ज्योति, आप क्या रचनात्मकता का मतलब बता सकती हैं? नए नए कार्य करने के तरीके। नए नए कार्य करने के तरीके, ठीक है। तो रचनात्मकता का मतलब क्या है? कुछ नया करना। अगर एक व्यक्ति है, उससे कहा जाए कि आपको एक ये काम करना है, उत्पादन करना है जैसे, और उत्पादन करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें, नियोजन द्वारा ये पहले निर्धारित कर दिया गया। अगर उसके दिमाग में कोई नया विचार आ रहा है, नहीं है तो ये मैं कर सकता हूँ, कैसे कार्य जल्दी भी और कम लागत पे होगा। लेकिन नियोजन द्वारा क्या होता है, नियोजन द्वारा कोई भी व्यक्ति रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। उसको जैसा कार्य बताया गया करने, वो वैसा ही करेगा। इसलिए क्या कहा जाता है, नियोजन रचनात्मकता का गला घोट देता है, रचनात्मकता को खत्म कर देता है। अगला पॉइंट, नियोजन सफलता की गारंटी। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं। तो इशिका यहाँ पर है? अभी नहीं। ओके। सफलता की गारंटी नहीं का मतलब क्या है? नियोजन कभी भी, एक बार अगर अगर आप एक बार योजना बना लेते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता मिली। अगर आपने 12th क्लास में बहुत अच्छी योजना बनाई बनाई और उसके अनुसार पेपर देना शुरू करा, तो इसका मतलब उसके बाद पेपर तैयारी करना शुरू करी आपने, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी जो 90% आपने, या 90% से ज़्यादा मार्क्स आपने सोचे थे वो आ जाएंगे। वो तब तक नहीं आएंगी जब तक कि आप लगातार देख नहीं रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है, कि आप उतने प्रयास कर रहे हैं जिससे 90% आपके मार्क्स आए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वो मार्क्स ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। इसलिए कहा जाता है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है। नियोजन करने के बाद भी लगातार नज़र रखनी पड़ती है कि आपके जो प्रयास हैं वो उद्देश्य प्राप्ति की ओर केंद्रित हैं या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को पूछ सकता है। सीमाएं हमने कंप्लीट कर ली। एक बात बताएं ऋषिका, आप बार बार लेफ्ट कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? फिर लेफ्ट कर दिया। चलो प्रक्रिया देखते हैं।
प्रक्रिया में 7 चरण हैं। मैंने आपको आपकी से रिलेट करके ये प्रक्रिया समझाई थी, तो अभी हम वो स्टडी से कनेक्ट तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं होगा और रिवीजन करने वैसे भी दोबारा समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। देखिए, तो पढ़ना शुरू करते हैं एक बार। पहला कदम जो होता है नियोजन का, वो होता है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना। हमने जब विशेषताएं पढ़ी थी नियोजन की, तो वहाँ पर भी क्या पढ़ा था, आप अगर देखें, जब हमने नियोजन की विशेषताएं पढ़ी तो ये पढ़ा था कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति की ओर केंद्रित है, यानी कि पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते होंगे और उसके बाद इसका ध्यान की ओर केंद्रित होता है। नियोजन में क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित। आप बताएं मुझे, इसी का तो कैसे चलेगा। चलो हर्ष, आप बताएं मुझे उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनके लिए समस्त क्रियाएं वो क्या कहते हैं कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके लिए, जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं, वही उद्देश्य है। ठीक है, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पर मतलब स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो सारी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं आप, उद्देश्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। वो जिस चीज़ को भी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं आप उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। वो सारी क्रियाएं आप कर रहे हैं कि आपके 90% मार्क्स आए, तो 90% मार्क्स लाना आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। बात क्लियर है। तो नियोजन जो है वो उद्देश्य पहले बिंदु को प्राप्त करने के लिए समझ लिया वह बिंदु, ठीक है। आगे देखते हैं, सीमाएं विकसित करना या आधार विकसित करना इसे कहते हैं। सीमाएं या आधार बोल सकते हैं, विकसित करना। आप बात को ध्यान से समझेंगे। आप उद्देश्य इतना भी बड़ा निर्धारित करें, लेकिन अगर आपका आधार उसको प्राप्त करने के लिए नहीं है तो आप उस उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं करते। आप कितना भी सोचें कि 90% मार्क्स लाने, और आपको पता है कि आपको अब तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आती है, तो आप कितना भी प्रयास कर लें 90+ लाने का, नहीं आने वाले। तो उद्देश्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं, पहले आधार विकसित करें, पहले पढ़ना सीखें। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो समझना सीखें, आपका दूसरा हो जाएगा। अगर आप पे एक जगह बैठा नहीं जाता है, बहुत देर तक पढ़ाई नहीं, एक ही बार में आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, तो पढ़ाई करना सीखें। ये क्या होंगे, आपके आधार होंगे जिसके कारण आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, अगर व्यवसाय विक्रय बढ़ा, विक्रय को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाना, तो 2 करोड़ रुपए तक विक्रय तभी बढ़ेगा जब व्यवसाय के पास इतने संसाधन है, यानी कि व्यवसाय के पास क्या है, आधार है, उसकी इतनी सीमाएं हैं। ठीक है, तो आधार